NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहाँ संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं, गहरी हैं। मणिपुर माँ भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है और मिलकर जाना है। पीएम ने कहा कि मणिपुर को हमें शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। मणिपुर में विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद इम्फाल में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है। यह मणिपुर की ही धरती थी जहां भारतीय राष्ट्रीय सेना ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हमारी सरकार मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अंडमान और निकोबार महाद्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। ये मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धांजलि है। एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर बीजेपी और बीसीसीआई विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे इस मैच का कई क्रिकेटर भी विरोध कर रहे हैं। अब पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐसान्या द्विवेदी ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे इस मैच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसान्या ने कहा कि पाकिस्तान इस मैच से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादियों पर खर्च करेगा, जो हम पर फिर हमला करेंगे। हम पाकिस्तान को वो मौका दे ही क्यों रहे हैं। एशिया कप 2025 में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच स्वीकार नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि बीसीसीआई उन 26 परिवारों के प्रति भावुक नहीं है। उन्होंने पहलगाम हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हुई हानि को भुला दिया है। मैं हमारे क्रिकेटर से पूछना चाहूँगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे क्यों पाकिस्तान की टीम के साथ खेलने के लिए तैयार हो गए। नेपाल में जैन जी क्रांति ने इतिहास रच दिया। सोशल मीडिया बैन के बहाने एकजुट हुए युवाओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर देश में तख्ता पलट कर दिया। एक नई सुबह की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। शपथ लेने के बाद सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल कई अहम चेहरे भी मौजूद रहे। इसमें एनर्जी एक्सपर्ट कुलमान घिसिंग और समाज सेवी राजनीतिक सुदन गुरुंग भी शामिल थे। सुशीला कार्की प्रधानमंत्री तो बन गई है, लेकिन देश चलाने की राह में उनके आगे कई चुनौतियां मुहवाए खड़ी हैं। काठमांडू और अन्य शहरों में हाल के दिनों में जो हिंसा और कर्फ्यू दिखा, अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। सेना और पुलिस फिलहाल चौकसी बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक नया कर्फ्यू का आदेश जारी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जाएंगी। सेना ने कहा कि वे हालात पर नजर रखेंगी और जरूरत पड़ने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती रहेंगी। प्रधानमंत्री कार्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी पुरानी लेकिन गहरी समस्याओं से निपटने की है। नेपाल के आम नागरिक, खासकर युवाओं का गुस्सा इन्हीं दो मुद्दों पर फूटा है। मां वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। आखिरकार 18 दिनों के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा चुका है। यह यात्रा कल यानी 14 सितंबर से एक बार फिर शुरू हो रही है। कुछ दिन पहले यहां हुए लैंडस्लाइड के कारण इस यात्रा को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि पिछले महीने की 26 तारीख को बादल फटने से हुए भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इस घटना में 20 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस घटना के तुरंत बाद ही वैष्णो देवी की यात्रा को तुरंत रोक दिया गया था। अब जब गुफा मंदिर के रास्ते पर अधिकांश मरम्मत का कार्य पूरा हो लिया है, तो इस यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा स्थगित की गई थी। नेपाल में भले अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी बीते दिनों जो कुछ वहां हुआ उसे लेकर लोगों के दिमाग से खौफ निकल नहीं रहा। यही वजह है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग नेपाल से छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में नेपाल के भरतपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे लगभग 250 भारतीय मेडिकल छात्रों को हालात बिगड़ने की आशंका के चलते कॉलेज प्रशासन द्वारा एहतियातन भारत वापस भेज दिया गया है। छात्रों को नेपाल पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों की सुरक्षा में भरतपुर से रक्सौल बॉर्डर तक लाया गया, जहां उन्हें भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया। इसके बाद छात्र अपने स्तर पर पटना और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना हुए। बॉर्डर पर छात्रों के लिए कई प्राइवेट गाड़ियां और बसें पहले से ही इंतजार कर रही थी। एक छात्र ने बताया कि आंदोलन के दौरान सभी हॉस्टल में थे और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी।
उन्होंने कहा कि हालात सामान्य न होने के कारण क्लासें बंद हैं और इसी वजह से उन्हें वापस भेजा गया। कॉलेज प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी छात्रों को फिर से बुला लिया जाएगा। यूटा के एक विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क इस घटना के बाद गहरे सदमे में थी। पति की हत्या के 2 दिन बाद वह इस सदमे से थोड़ा उभरी और उन्होंने कहा कि वह चार्ली किर्क की विरासत को खत्म नहीं होने देगी। एरिका ने पति के पॉडकास्ट होस्ट करने वाले प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि उन्हें अमेरिका और प्रकृति से बेहद प्यार था। एरिया ने भावुक होते हुए कहा कि लेकिन सबसे बढ़कर चार्ली अपने बच्चों से प्यार करते थे और वह मुझे पूरे दिल से प्यार करते थे। उन्होंने कानून प्रवर्तन अधिकारियों का धन्यवाद दिया जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को पकड़ने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने टाइलर रॉबिन्सन का नाम लिए बिना मेरे पति की हत्या के जिम्मेदार अपराधियों को भी एक संदेश भेजा जो 31 वर्षीय कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में हिरासत में है। राजस्थान के दौसा जिले के नांगल राजावतान के चूड़ियावास सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। स्कूल में बच्चों को पोषाहार देने के बाद उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद प्रशासन ने हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक करीब 92 स्कूल के बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। डीएम का कहना है कि बच्चों की स्थिति सामान्य है, मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीसीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे स्कूल में पोषाहार में स्कूल प्रशासन ने बच्चों को दूध दिया था। उसके आधे घंटे बाद बच्चों को रोटी और आलू की सब्जी दी गई। भोजन करने के आधे घंटे बाद बच्चों को पेट में दर्द हुआ और बेचैनी होने की शिकायत पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया, जहां अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 20 बच्चों को हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर किया गया है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के वीडियो से विवाद गहरा गया है। इस वीडियो में वह औरंगजेब को कुशल प्रशासक बता रही हैं। अब वीसी के बयान के विरोध में एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल शहर के गुरु नानक पीजी गर्ल्स कॉलेज में ए रोड मैप टू विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने मुख्य अतिथि थी। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुछ औरंगजेब की तरह होते हैं, एक अच्छे प्रशासक की तरह। इतिहास पर बात करते हुए उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जब हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव आ जाता है तो हम बहुत राजा महाराजाओं के बारे में सुनते रहते हैं। महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, अकबर हैं, बहुत सारे अच्छे राजा को याद रखते हैं। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि इस बयान की 23 सेकंड की क्लिप को दुर्भावनापूर्ण तरीके से वायरल किया गया। वहां अलग अलग विषयों को लेकर शासकों के बारे में जानकारी बताई गई थी, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्कूलों में अचानक चेकिंग का सिलसिला जारी है। उन्होंने कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर और बहरोड में पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्हें स्कूल की व्यवस्थाओं में भारी कमी दिखाई दी। सुबह की प्रार्थना के समय ही स्कूल में 10 टीचर एब्सेंट थे। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल भी 4 दिनों से बिना बताए छुट्टी पर थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री दिलावर ने खेल के सामान की जांच की, जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गईं। उन्होंने बताया कि खेल का सामान मार्च में ही स्कूल को मिल गया था, लेकिन अब तक उसे खोला भी नहीं गया। खेल किट में क्रिकेट बैट और विकेट लकड़ी के बजाय प्लास्टिक के थे। बैडमिंटन का नेट, रस्सी कूदने वाली रस्सी भी खराब प्लास्टिक की थी। यहां तक कि स्टॉप वॉच और वजन कम करने की मशीन भी काम नहीं कर रही थी। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि खेल का सामान नियमों के अनुसार नहीं था। उन्होंने इस लापरवाही पर सवाल उठाया कि बच्चों के लिए इतना घटिया सामान क्यों खरीदा गया। राजस्थान के बाड़मेर जिले में डीएसपी द्वारा ड्यूटी के दौरान एक हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले की 2 सांसदों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। हेड कांस्टेबल रामूराम मेघवाल ने आरोप लगाया कि धनाऊ इलाके में एक मामले की जांच करने के बाद लौटते समय चौठन के डीएसपी जीवनलाल खत्री से उनका विवाद हुआ, जिसके बाद अधिकारी ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया। हेड कांस्टेबल मेघवाल दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आरएलपी प्रमुख में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और बाड़मेर से कांग्रेस सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने इस घटना की निंदा की। पुलिस अधिकारी के चालक के रूप में कार्यरत मेघवाल ने दावा किया कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद मामले को दबा दिया गया। मेघवाल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो क्लिप में आरोप लगाया कि जब मैंने गाली गलौज करने का विरोध किया तो डीएसपी ने गाड़ी रोककर मुझे थप्पड़ मारा। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे समझौते के लिए राजी किया। मुझे विभाग में अलग थलग किया जा रहा है और मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता। वहीं डीएसपी खत्री ने आरोपों का इनकार करते हुए कहा कि कांस्टेबल लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।